अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान की सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, कुछ कहावतें, कुछ आशार ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी इंसान की ज़िंदगी पर सादिक आ जाते हैं। आपने सागर सिद्दीकी का वो शेर सुना होगा कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। एंड इस शेर के मज़दाक आज की कहानी जो मैं आपके गोशगुजार करूँगा, ये कहानी मुझे यूके से कॉल करके एक सफ़िया नामी मेरी बहन ने सुनाई। और सफ़िया की कहानी सुनने के बाद आपने आखिर में अपनी राय ज़रूर देनी है, जिस तरह आप पहले भी देते हैं। कमेंट में बताइएगा कि सफ़िया के लिए क्या बेहतर होगा। तो कहानी ऐसे है कि सफ़िया का ताल्लुक़ एक पंजाब के एक छोटे से शहर, छोटे से कस्बे से था। और सफ़िया कहती कि मैं ने जब होश संभाला है, थोड़ा सी मुझे अकल आई है, समझ आई है, तो मेरे घर में एक मेरा भाई था जिसका नाम शिरोज़ था और एक बहन थी जिसका नाम शाजिया था। और मेरे जो माँ बाप हैं, उसमें मेरा जो बाप था वो मुझसे बड़ी शफ़क़त करता था, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत मारती थी, बहुत डांटती थी और घर का सारा काम करवाती थी। शाजिया जो है वो स्कूल जाती थी, जबकि मुझे घर में कुरान पाक पढ़ाया गया और दीनी तालीम घर में दी गई। कहती मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरी फुप्पो से एक दिन कुछ बात करने का मुझे तन्हाई में मौका मिला। तो मेरी फुप्पो ने पहली बार मुझे ये बताया कि ये तुम्हारी जो वालदा और वालिद हैं, ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं हैं, ये तुम्हारी खाला है, सगी खाला और खालू हैं। तुम्हारे वालदैन फ़लाँ फ़लाँ हैं। अच्छा, वो कहती है कि हम बचपन से अपनी खाला के घर जाया करते थे, लेकिन फुप्पो ने ये बताया कि जिसको तुम खाला समझती हो और खालू समझती हो, वो तुम्हारे सगे वालदैन हैं। तो मैंने फुप्पो से ये पूछा कि मेरी वालदा ने मुझे मेरी खाला को पालने के लिए क्यों दे दिया। तो पता ये चला कि सफ़िया जब पैदा हुई तो इसके घर में 4 भाई और 4 बहनें पहले से थीं। सफ़िया का जो वालिद है वो एक हारी था, किसान था, मजदूरी किया करता था। तो इनके घर में ऐसा सच खाने को था नहीं। तो इसकी खाला ने इसको इस नीयत से गोद ले लिया कि पहली बात तो ये कि बहन की मदद होगी, और पहले माशाल्लाह 8 बच्चे पालना इसके लिए मुहाल है, मुश्किल है। और दूसरा ये है कि जब ये बड़ी होगी तो मैं इसको अपनी बहू बना लूँगी, मैं शिरोज़ से इसकी शादी कर दूँगी। तो सफ़िया को इस नीयत से उसकी खाला ने बचपन में उसकी वालदा से मांग लिया था। अब जब ये सारी कहानी इसको पता चली, अब ये अपनी खाला से यानी मौजूदा माँ से, जिसको ये अम्मी कहती थी, उनसे इसने बात तो नहीं की, लेकिन 1-2 जगह से जब कहती है मैंने कंफर्म किया, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, तो पता ही चला कि फुप्पो ने सही बताया। कहती जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ तो एक रोज़ मैंने अपनी जो मेरी कज़न थी, यानी मेरी जो बहन थी, उसका नाम शाजिया था, जो शिरोज़ की बहन थी, कहती मैंने उससे सारी चीज़ें शेयर की। तो शाजिया कहती है कि उसने तस्दीक की, उसने कहा हाँ मुझे कुछ अंदाज़ा था, मैंने अम्मी को बात करते सुना था और तुम मेरी भाभी बनोगी। कहती इफ्तिखार में मेरे लिए एक अजीब सा एक सीन हो गया कि जिसके साथ शिरोज़ से पल के जवान हुई, उसको मैं भाई समझती रही, और पता ये चला कि ये मेरा मंगेतर है और मैं इसके नाम से मंसूब हूँ। कहती उसके बाद शिरोज़ की बातें मैंने शाजिया से करनी, शिरोज़ के साथ खेलना। शिरोज़ थोड़ा बड़ा था, 2-3 साल बड़ा था, और उसको देखना और उसकी खिदमत करना मैंने ख़ुद पे फ़र्ज़ कर लिया। और वक्त गुज़रता रहा, लेकिन इस सारे अरसे में कहती मुझे नहीं पता, मेरी खाला का रवैया बहुत बदल गया था। खाला मुझे बड़ा जुल्म किया करती थी, घर का सारा काम करवाती थी और बारिशों का पानी सैन में से निकाल के बाहर फेंका करती जब वो भर जाया करता था। लेकिन बैक वक्त उनकी मोहब्बत भी थी, वो मुझे खाने को भी देती थी, शाजिया की तरह के कपड़े बना के देती थी, बल्कि बसा औकात तो शाजिया से बेहतर कपड़े होते थे मेरे। कहती कुछ वक्त गुज़रा
हम बड़े होते चले गए और हमारे घर में हम कहती मैं इतनी बड़ी हो गई, मतलब जवान हो गई कि शाजिया की पहले शादी हुई और शाजिया के यहाँ बेटा हुआ। तकरीबन उससे 3 साल के बाद मेरी खाला ने, जिसको मैं माँ कहती थी, मेरी खाला ने शरोज़ से बात की और उससे कहा कि तुम्हारी शादी जो है वो हमने इससे करनी है, सफ़िया से। तो शरोज़ तो बिदक गया और उसने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। उसने कहा अम्मी पहली बात मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने इसको आज तक अपनी सगी बहन समझा, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। सफ़िया कहती है मेरी खाला ने शरोज़ को बहुत समझाया, बड़ा डांटा, दबाव डाला। फिर मेरे जो हकीकी वालिदैन थे कहती वो आ गए, उन्होंने बात की, सारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ और उन्होंने शरोज़ को शादी के लिए राज़ी कर लिया। कहती जब शरोज़ ने हाँ कर दी और मेरी शादी की तारीख रखी गई, कहती मैं बहुत खुश हुई और मेरे लिए वो दिन ईद का दिन था, क्योंकि मैं बचपन से ये जानने के बाद, होश में आने के बाद, जब मैं 22-23 साल की होगी तब तक मैं शरोज़ को उस नीयत से देखती रही कि ये मेरा मंगेतर है। शादी की तैयारियां हुई हैं, सब कुछ हो गया। अब क्योंकि बारात कहीं से आनी नहीं थी तो एक ही जगह पर अरेंजमेंट कर रखा था, दोनों तरफ के मेहमान भी एक से थे। जब पंडाल भर गया तो पता ये चला कि शरोज़ साहब का कोई दोस्त आया, उनका ख़त लेके और उसने मेरी खाला को दिया, उन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद पता ये चला कि शरोज़ साहब ने कहा कि जी मैं शादी नहीं करूँगा, आप लोगों ने मुझे मजबूर करने की कोशिश की है और ज़्यादा मजबूर किया तो मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूँगा, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँगा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगा। और वो कहीं चला गया। अब बारात बैठी हुई थी, कह रही मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। मतलब बारात का मतलब कि सारे मेहमान बैठे हुए थे दोनों तरफ के, और अब क्या करें जी, सारे सर जोड़ के बैठ गए। कहती मेरी फुप्पो का बेटा बरकत, कहती बरकत भाई मुझे शुरू से बहुत बुरे इसलिए लगते थे। कहती एक तो वो मुझसे 12-13 साल बड़ा था, दूसरा वो बड़े भोंडे अंदाज में जो है ना ऐसे करके वो कश लगा के यहाँ फंसा के सिगरेट पिया करता था। उसके फ्रंट के जो दांत थे वो पीले हो चुके थे और अजीब अजीब सी उसकी मूछें थी बटों वाली। तो तय ये किया जी कि मेरे जो निकाह है वो अभी मेरी पप्पो के बेटे बरकत से कर दिया जाएगा और हम इस बच्ची का दिल नहीं टूटने देंगे और इसकी शादी बरकत से कर दी जाएगी। कहती मैं शदीद तकलीफ़ में थी, मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि जिससे मैं होश में आने के बाद जवानी तक एडमायर करती रही और ये समझती रही कि मेरी इससे शादी होगी। वो शख्स मुझे छोड़ गया था। कहती एक शदीद धचका था, सदमा था जिसका मैं शिकार थी और इसी सदमे और धचके के बीच में मेरा निकाह बरकत से कर दिया गया और मैं ब्याह के बरकत के यानी अपनी फुप्पो के घर आ गई। और बरकत साहब जो हैं वो सारी रात बाहर रहते थे और बड़ी अजीब सी गुफ्तगू करता था। हर जुमले के अंदर अगर 10 लफ्ज़ होते थे तो 2-3 गालियाँ होती थी और बड़ा एक अजीब किस्म का आदमी था, संग दिल सा शख्स था। और बरकत ने कहती मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कोई ऐसी इज़्ज़त नहीं की। जब उसको मेरी ज़रूरत होती, कपड़े धुलवाने हैं, खाना खाना है, दीगर मामला, तो वो घर आ जाया करता था। उसके बाद वो 2-2, 4-4, 5-5 दिन गायब रहता था। कहती जी मेरे घर में बेटी हुई और बेटी बड़ी खूबसूरत हुई। बरकत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बेटी क्यों हुई है। कहती जी मेरी फुप्पो मरहुमा जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी अच्छा नहीं लगा था कि मेरे घर बेटी क्यों हुई। और समरा मैंने कहती बेटी का नाम रखा। मुझे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत हो गई और मेरा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजरने लगा। कुछ अरसे के बाद पता ये चला कि जी बरकत साहब ने किसी बरतानिया पलट तलाक याफ्ता से शादी कर ली और अब वो टाइम वो वहाँ स्पेंड करता है। कहती मैंने जब भी पूछना चाहा उस औरत के बारे में तो मुझे शदीद झड़क के, बेइज्जत करके, तजलील करके खामोश करा दिया जाता। कहती मैंने अपनी फुप्पो से बात की कि देखें ये क्या जुल्म कर रहा है, मैं इसकी बीवी और इसने शादी कर ली है दूसरी।
तो मेरी फुप्पो ने मुझे कहा कि बेटा बीवी तू है, इसकी शादी इसलिए नहीं की इसने कि इसको शादी की ज़रूरत थी, दरअसल ये पासपोर्ट लेना चाहता है वहाँ का, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, कुछ अरसे ठहर जा, खामोश हो जा। और यही कहानी मुझे मेरे शौहर ने, बरकत ने सुनाई। कहती उसके बाद बरकत जो है वो उस लड़की के साथ 2 से 2.5 साल के बाद यूके चला गया। पहले 5 साल वो नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब भी वो आता था बहुत बुरा सलूक करता था। और मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह बरकत के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे और वो जो है लौट के घर आ जाए और मेरा शौहर बन के रहे, जिसकी मोहब्बत आज तक मुझे नहीं मिल सकी। सफ़िया कहती है कि मैं अल्लाह से दुआ किया करती थी कि अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, मेरे खामिद के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे, वो वापस आ जाए। और फिर दुआ इस तरह से कबूल हुई कि तकरीबन 7 साल बाद, बरकत के यहाँ से जाने के 7 साल के बाद बरकत की तलाक हो गई उस बीवी के साथ जो ब्रिटिश थी, और उसको पासपोर्ट मिल गया। कहती है उस वक्त ये पाकिस्तान आया, 2-3 महीने यहाँ रहा, मैंने इसकी बड़ी खिदमत की और कोशिश की कि इसके दिल में मेरे लिए कोई नरमी, कोई मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन चूँकि उसका लगाव और उसके मुतमईन नज़र कुछ और था, तो वो ख़वातीन की तरफ राग़िब रहता था। लेकिन कभी कभी उसकी मोहब्बत की जो धारा थी उसमें से चंद कतरे मोहब्बत के, प्यार के, हमदर्दी के मुझे भी मिल जाया करते थे और मैं इसी पर राज़ी थी। और मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मैं किसी तरह इसके साथ यूके चली जाऊँ। कहती मेरी फुप्पो ने मेरा बड़ा साथ दिया और पता नहीं कैसे बरकत के दिल में अल्लाह ने रहम पैदा किया और बरकत ने मेरा और मेरी बेटी का वीज़ा अप्लाई किया। कहती हम यूके आ गए। कहती हम यूके आए हैं तो 20-25 दिन तक उसने घर का ख़र्चा उठाया और उसके बाद वो ये कहकर कहीं चला गया कि जी अब तुमने यहाँ रहना है, मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, अब यहाँ तुमने अपनी बेटी भी खुद पालनी है, कमाना भी खुद ही है। और ये कहकर मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया। सफ़िया कहती है कि इफ्तिकार भाई, मैंने फ़ौरी तौर पे अपने जो हकीकी वालिदैन हैं उनसे रब्ता किया और वो मुझे सपोर्ट करते थे, पहले भी जब मैं पाकिस्तान में थी और बाद में भी। और फ़िरोज़ का एक भाई था, शरोज़ का एक भाई था फ़िरोज़ जो है वो भी जब मेरा मियाँ मुझे छोड़ के यूके आ गया था तो फ़िरोज़ भाई मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे माली तौर पे। तो मेरे वालिदैन और फ़िरोज़ भाई की सपोर्ट की वजह से मेरे बच्चे पल रहे थे। अब यही लोग कुछ थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे पाकिस्तान बैठ के, और मेरे घर का कुछ सिलसिला हो जाता था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जॉब शुरू की, सिक्योरिटी भी की, कहती हर तरह की जो जॉब्स होती हैं मैंने यूके में की। और करते करते मैं फिर यहाँ रहने की आदी हो गई और मुझे यहाँ के तौर अतवार पता लग गए और मैं अपनी बेटी को पालती रही। कह रही मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बन गए, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई, मेरी बेटी के भी डॉक्यूमेंट्स बन गए, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई, मेरा शौहर कभी लौट के नहीं आया, उसने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं किया, बच्ची कैसी है, उसने कुछ नहीं पूछा। कहती हमारी बच्ची करते करते 24 साल की हो गई, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसने जॉब शुरू कर दी और बाप ने कभी नहीं पूछा, बरकत ने। और मुझे ये भी नहीं पता कि बरकत है कहाँ। पाकिस्तान में कभी इसलिए नहीं आई कि मैं वहाँ जाकर जो है वो करती भी क्या। मेरे जो सगे वालिदैन थे वो उनकी तो डेथ हो गई थी। जो मेरी खाला थी उन्होंने वादा नहीं निभाया था, उनके बेटे ने जो मेरे साथ किया, शरोज़ ने मुझे छोड़ गया। और मैं ये भी जानना नहीं चाहती थी कि शरोज़ की शादी हुई है नहीं हुई है, उसके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहा है। कहती मेरा कभी पाकिस्तान आने को दिल नहीं किया। कहती भी ये सारा सिलसिला चल रहा था, मैं अपनी बेटी के साथ रहना और जीना सीख गई थी। अब मैं भी कमा रही थी, मेरी बेटी भी कमा रही थी। तो एक दिन फ़िरोज़ भाई की कॉल आई पाकिस्तान से और फ़िरोज़ भाई ने बताया कि उनका जो बेटा है वो आया है, उसको वो प्यार से बिल्लू कहते थे। मैंने कहा बिल्लू आया है जी पढ़ने के लिए, तो ज़रा उसको अकोमोडेट कर लेना।
कहती है फ़िरोज़ भाई ने मेरे बुरे दिनों में मेरी बड़ी मदद की थी, मेरी बीमारियों में और मेरी बच्ची के पालने में मेरा बड़ा साथ दिया था। तो कहती जी मैंने उससे रब्ता किया, बिल्लू हमारे घर आ गया, उसकी मुलाकात मेरी बेटी से हुई। अब मेरी बेटी समरा और बिल्लू, इन्हें बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। वो हमारे घर रहता रहा, पढ़ता रहा। और एक दिन फ़िरोज़ भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरा जो बेटा है इसको किसी तरह से वहाँ सेटल करवा दो। कहते फ़िरोज़ भाई ने शाजिया से भी फ़ोन करवा दिया। शाजिया, फ़िरोज़, शिरोज़ ये सगे बहन भाई थे। और कहती मुझे लेकर पाला गया था उस घर में। मैं इसलिए इसकी तस्दीक कर रहा हूँ कि शायद शुरू में मैं शायद गलत कह गया हूँ, मुझे याद नहीं है। तो फ़िरोज़ भाई का बेटा कहती मेरे घर में रहता रहा। अब उसको लीगल करवाने का क्या तरीका था, वो तो यही था इसकी यहाँ शादी हो जाए। तो मैंने जब फ़िरोज़ भाई को बताया कि इस तरह आपका बेटा, उसका वीज़ा ऐसे कन्वर्ट हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर किसी लड़की से शादी कर ले। तो फ़िरोज़ भाई ने कहा कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तो तुम समरा से मेरे बेटे की शादी कर लो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। घर की बच्ची है और ख़ानदान का तुम्हारा देखा हुआ बच्चा है। कहती इफ्तिखार भाई दरअसल फ़िरोज़ भाई ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे। वो अखलाकी तौर पे मेरी मदद करते थे, माली तौर पे मेरी मदद करते थे और बड़ी दिलजोई किया करते थे और बड़े अच्छे और बड़े नेक आदमी फ़िरोज़ भाई। कहती कि मैंने फ़िरोज़ भाई को इनकार नहीं किया और मैंने फिर हाँ कर दी। मैं कहा ठीक है, मैं बिल्लू का निकाह जो है वो अपनी बेटी के साथ कर लेती हूँ ताकि इसका वीज़ा जो है वो पक्का हो जाए और प्रोसेस में चला जाए। सफ़िया कहती है मैंने अपनी बेटी से बात की क्योंकि सब पूछना बड़ा ज़रूरी था। वो वहाँ पल के जवान हुई थी। तो उसने कहा अम्मी जैसा आप चाहेंगे वैसा करूँगी, मैं आपकी खुशी में राज़ी हूँ। मेरी बेटी मुझे मुस्कुराता देखने के लिए सब कुछ करती थी क्योंकि वही मेरा सहारा थी। उसने हाँ कर दी, मैंने निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद जो है वो बजाय इसके कि मेरा जो दामाद है वो मेरी बेटी की केयर करता, कमा के लाता, सेमेस्टर की फ़ीसें भी मेरी बेटी ने भरनी शुरू कर दी और गाड़ी भी वो उसकी यूज़ करता था और वो उससे पैसे भी लेने लगा। मेरी बेटी उसका ख़र्चा उठाने लगी। और जब मेरी बेटी ने इस शिकवा किया मुझसे तो मैंने अपनी बेटी को समझाया। मैं कहा बेटा इसके बाप ने फ़िरोज़ भाई ने मेरी बड़ी मदद की है तुझे पालने में, तो अगर आज हम उनके बेटे को पालने में उसकी तरबियत के ऊपर कुछ पैसा लगा देंगे तो तू मत लगा, मैं लगा दूंगी। मेरी बेटी ने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। खैर हम दोनों माँ बेटी बिल्लू की खिदमत करते रहे और बिल्लू साहब जो हैं वो डिग्री लेने के बाद घर आके बैठ गए थे। नौकरी कोई करते नहीं थे। उनसे जब भी नौकरी की बात करते थे तो वो फ्लेयर अप हो जाता था और वो कहता था जी कि मुझे तो मेरे बाप ने ही कहा है कि वो तुझे पासपोर्ट भी दिलवाएंगे, वो तुझे पालेंगे भी, तुझे ख़र्चा भी देंगे। तो कहती जब मैंने फ़िरोज़ भाई से बात की तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बकवास कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दी उससे, अब वो मेरे घर में रह रहा है और मेरी ही बेटी से पैसे ले रहा है। और एक दिन मुझे समरा ने आके बताया कि बिल्लू जो है वो उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है। वो कि उसकी जॉब पे गया था, वहाँ उसने देखा समरा को गोरों के साथ बातचीत करते हुए। अब ये पाकिस्तान से गया था, वहाँ पर हंसना, जवाब देना, गुफ्तगू करना ये तो रहता है। तो इसके लिए वो सारी चीज़ें बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त थी। सफ़िया कहती है कि ये सारी चीज़ें दिल पे पत्थर रख के मैं और मेरी बेटी झेल रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि दलील से, मोहब्बत से, प्यार से बिल्लू को समझाया जाए पाकिस्तान में माहौल और है, यहाँ पर गोरों से बात करना, हंसी मजाक करना कोई ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ की रहतल बहतल यानी नशिस्त व बर्खास्त है, यहाँ की नॉर्मल लाइफ है। लेकिन बिल्लू जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो एक दिन मेरी बेटी कमरे से निकली और उसने आके मुझे बताया जी कि बिल्लू ने मुझे मारा है और उसके चेहरे पर निशान था थप्पड़ का। कहती मैंने उसकी क्लास ली
मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बीवी पे हाथ उठाते हो, तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा। और इस सारा कहती मैंने बड़ा किया। और मैंने जब फ़िरोज़ भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा जी कि फ़िरोज़ भाई इस तरह बिल्लू ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, तो वो कहते हैं तो फिर क्या हो गया, मेरे अब्बा भी तो मेरी अम्मी को मारते थे, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मी को मारते थे जो सगी थी, तो फुप्पो भी मार खाती हैं फुप्पा से, तो फिर क्या हो गया, तुम उसको प्यार से समझाओ, समझ जाएगा। कहती ये वाला रूप फ़िरोज़ भाई का बड़ा अजीब सा था। खैर फिर जब इनके झगड़े और बड़े, मैंने एक दिन फिर फ़िरोज़ भाई को कॉल की। मैं कहा फ़िरोज़ भाई बिल्लू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है और इसका रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। तो फ़िरोज़ भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इसको ना पाकिस्तान भेज दो मेरे पास और इसको टिकट करा दो। कहती बड़ी हैरान हुई कि टिकट का भी मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है। हमने उसकी टिकट कराई, टिकट करा के उसको टिकट दी, वो पाकिस्तान चला गया। अच्छा, ये वो वक्त था कि जब बिल्लू का पासपोर्ट बन गया था और वो उसको रहते हुए वहाँ कुछ 6-7 साल हो गए थे। इनकी औलाद तो नहीं हुई, लेकिन बिल्लू अब वहाँ का नेशनल था। कहते बिल्लू साहब गए हैं पाकिस्तान और 3 दिन के बाद ईमेल के ऊपर बिल्लू साहब ने एक लंबी चौड़ी ईमेल लिख के मेरी बेटी को तलाक दे दी और 3 तलाक़ें उसने इकट्ठी लिख कर दी। कहती मेरी बेटी ने जब मुझे ईमेल दिखाई, मैंने फ़िरोज़ भाई को फ़ोन किया, पहले तो उन्होंने उठाया नहीं। जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ। और मैंने कहा जी इसका मतलब आपके बेटे ने जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए सारी गेम की थी। तो फ़िरोज़ भाई ने कहा कि की होगी, तुम्हारे मियाँ ने भी तो पासपोर्ट लेने के लिए एक औरत को धोखा दिया था और उसी धोखे की वजह से तो तुम आज यूके में बैठी हुई, तुम्हारे शौहर ने, बरकत ने किसी औरत को दिया था। सफ़िया कहती है फिर भाई फ़िरोज़ भाई की बातें सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गई कि ये कल का मेहरबान अब इस तरह से खराज वसूल कर रहा है मुझसे, बल्कि वसूल कर चुका है। कहती मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और फिर हमें कहती किसी ने बताया पाकिस्तान से कि फ़िरोज़ भाई और बिल्लू इनका जो मतवा नज़र था वो यही था कि समरा से शादी के बाद बिल्लू पासपोर्ट लेने के बाद उसको छोड़ देगा, और वही हुआ। सफ़िया रो रही थी और कह रही थी इफ्तिखार भाई मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसे दगा देता है। और अब आकर जब इस सारे मामले का इल्म बरकत को हुआ जो कि उसका खाविंद है सफ़िया का, तो वो उससे राब्ते में आया, उसने फ़ोन किया और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे घर में आने दो और मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रखूँगा और अब मैं अपनी बेटी को ब्याऊँगा और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूँगा। बहुत बीमार हो चुका है, उसके गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया है। मेरा ख्याल है कि शायद जो उसने बुरा किया था उसको सज़ा भी मिल रही है। कोई डायलिसिस के ऊपर चला गया है वो। सफ़िया कहती है इफ्तिखार भाई पहली बात मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, अपने शौहर को आने दूं। मेरी बेटी कहती है जी अगर मेरा बाप इस घर में आया तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, क्योंकि जब उसको पहले हमारी परवाह नहीं थी तो वो अब क्यों आ रहा है। सिचुएशन ये है कि बरकत क्योंकि बीमार हो चुका है और शायद उसके दिल में मोहब्बत भी जाग गई है। जब कब्र नज़र आती है ना और मौत नज़र आती है तो इंसान को नेकी याद आ जाती है, रिश्ते याद आ जाते हैं और इंसान कोशिश करता है कि अपनी गलतियों कोताहियों और गुनाह का इजाला कर सके। तो मुझे लगा कि शायद बरकत इजाला करना चाह रहा है। तो मैंने सफ़िया से पूछा कि तुमने आज तक उससे शादी नहीं की, तलाक नहीं ली, उसके नाम से क्यों बैठी हुई हो। तो उसने कहा कि मैं इसलिए बैठी हुई हूँ उसके नाम से कि मैं तलाक का बोझ नहीं उठा सकती थी और मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि या अल्लाह मेरा शौहर ठीक हो जाए, वापस आ जाए। तो मैंने कहा जब वो वापस आ रहा है तो उसको वापस आने दो और अपनी बेटी को समझाओ, उससे कहो कि मैं इसकी मनकूहा हूँ, ये तेरा बाप है और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये भूला तो बीमार भी है और शायद
आखिरी वक्त भी आ चुका है उसका, तो वो बहुत धाड़े मार के रो पड़ी। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, एक छोटा सा फ़ैन आ गया था और वो कमाली का फ़ैन था, उसको जानता था। मैं कहाँ था? हाँ दोस्तों, मैंने उससे ये कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और चूँकि सफ़िया आज तक अल्लाह से ये दुआ करती रही है कि अल्लाह मेरा खामिन ठीक हो जाए, वापस आ जाए, और उसके निकाह में बैठी रही, तो मेरा ख्याल है कि सफ़िया को इस उम्र में और बरकत को इस उम्र में एक सहारा भी चाहिए, क्योंकि एक बेटी है उसकी, जब शादी हो जाएगी तो फिर ये अकेली रह जाएगी। मैंने ये मशवरा दिया था, लेकिन आप अपने कमेंट्स में बताइए कि सफ़िया को क्या करना चाहिए। मैंने उससे एक बात की, मैं कहा तुम्हारी बेटी समरा के लिए अल्लाह ताला बहुत आला दर्जे का एक सबब पैदा करेगा, और इंशाल्लाह तुम देखना कि तुम खुद खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ एक दिन मुझे फ़ोन करके बताओगी कि अल्लाह का शुक्र है बिल्लू से बेहतर दामाद मुझे मिल गया है, और अल्लाह ऐसा करता है। लेकिन सफ़िया की कहानी सुनने के बाद, फ़ोन कट जाने के बाद, ये शेर मेरे दिमाग में गूंजता रहा कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।